नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन आज हम पढ़ने वाले हैं। देखेंगे हम मध्य प्रदेश को कैसे भौगोलिक भूभागों में विभाजित किया गया है। इसकी उपयोगिता ये होती है कि जो प्रशासन है हमारा वो अलग अलग क्षेत्रों के अनुरूप योजनाएं बना सके। कहाँ पर कौन सा उद्योग लगाना सही रहेगा, कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, कहाँ पे भूमिगत जल पाया जा सकता है, कहाँ पे खनिज पाए जा सकते हैं। जहाँ खनिज पाए जाएंगे वहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से योजनाएं बनाने के लिए प्रदेशों का भौगोलिक विभाजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम तो प्राकृतिक रूप से नर्मदा सोन घाटी दो भूभागों में मध्य उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय पठार में विभाजित करती है। और ये जो मध्य उच्च भूमि और प्रायद्वीपीय पठार हैं ये भी अलग अलग हिस्सों में विभाजित हुए हैं। जैसे मध्य उच्च भूमि देखें हम तो मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इस तरीके से, और नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी इन क्षेत्रों में विभाजित है। रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्यन खगारी प्रदेश भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत का खगारी क्षेत्र लगता है। और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसको भी हम दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी, दूसरा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है बघेलखंड का पठार। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी वीडियो में हासिल करेंगे। पर अगर देखा जाए तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश का भौगोलिक सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। हम बात करते हैं मध्य उच्च भूमि की, तो पश्चिम में अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं। पूर्व में विंध्य कागारी प्रदेश है और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है। इनके बीच में उत्तर में यमुना नदी निकल रही है। इनके बीच में जो त्रिभुजाकार पठार है उसको हम मध्य उच्च भूमि कहते हैं। मध्य उच्च भूमि जो है गंगा बेसिन का हिस्सा है। गंगा बेसिन मतलब कि यहाँ पे जितनी भी नदियां पाई जाती हैं उनका जल किसी अन्य नदियों में की सहायक नदियां बन जाती हैं। जैसे यहाँ की नदियां छोटी हैं तो वो दूसरी नदियों में मिलके और फिर अंत में गंगा नदी में जाके जल ले जाती हैं अपना। इसलिए इस भूभाग को जो मध्य उच्च भूमि है उसको गंगा बेसिन का हिस्सा माना जाता है। मध्य उच्च भूमि को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है जो हमने अभी नक्शे में देखे थे। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी। अब हम पढ़ते हैं मालवा के पठार के बारे में। मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है उसको मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर हम देखें कि ये इसकी स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, तो इसके पश्चिम में अरावली पर्वत है, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है और उत्तर में मध्य भारत का पठार है। इस तरीके से इन चारों दिशाओं से अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत के पठार से घिरा हुआ जो पठार है उसको हम मालवा का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर भौगोलिक प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा हिस्सा है। लगभग मध्य प्रदेश के 28% भाग पर यह फैला हुआ है, जिसको अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 88,222 वर्ग किलोमीटर के आसपास का हिस्सा ये कवर करता है। मालवा के पठार का निर्माण लावा के ठंडे होने से बनी बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पे प्रमुख रूप से कपास, गेहूं ये फसल होती है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो ये समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु होती है। इसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने
अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया था। समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु मतलब होता है कि जलवायु यहाँ की ना तो सर्दियों में ज़्यादा ठंडी होती है, ना गर्मियों में ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए ये सम जलवायु रहती है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम सिगार है, सिगार चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। कर्क रेखा मालवा के पठार के लगभग बीच से निकलती है और इसको दो भागों में विभाजित करती है। मालवा के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कान, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, ये हैं। और खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो मालवा के पठार में झाबुआ में रॉक फॉस्फेट, अलीराजपुर में एस्बेस्टस, धार में बलुआ और चूना पत्थर, मंदसौर में स्लेट, देवास और इंदौर में पेराइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थी मालवा के पठार के बारे में। अब हम बात करेंगे मध्य भारत के पठार के बारे में। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको हम मध्य भारत का पठार कहते हैं। ये यमुना नदी के दक्षिण में और अरावली के पूर्व में और मालवा के पठार के उत्तर में एवं बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में पाया जाता है फैला हुआ क्षेत्र है, जिसे कि हम मध्य भारत के पठार के नाम से जानते हैं। अगर मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो 10.68% भूमि पर मध्य प्रदेश के मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। लगभग 32,896 वर्ग किलोमीटर पर मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। चंबल घाटी इसी का हिस्सा है जो जलोढ़ के निक्षेप से बनी है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और चंबल जो घाटी है इसमें बहुत गहरे गहरे खड्ड पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो जल राशि जाती है उससे मिट्टी कटती जाती है, जिससे अवनाल का अपरदन हो रहा है वहाँ उस क्षेत्र में, जिससे गहरे गहरे खड्डे बन जाते हैं और इसे दस्युओं की आश्रय स्थली भी बोला जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सिंध, पहुज, सोनमर्ग, चंबल आदि हैं। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है और मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा मध्य भारत के पठार में होती है। यहाँ पे अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु मतलब कि गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही होती है और सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ रही होती है। लगभग एक प्रकार से महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु रहती है। अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड के पठार की। यह पठार भी यमुना नदी के दक्षिण में, मध्य भारत के पठार के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में अवस्थित है। मध्य क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग 7.7% हिस्से पर यह पठार विस्तृत है। किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 23,737 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। यह लगभग समतल मैदान पाए जाते हैं, पर कहीं कहीं बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनको टोर कहते हैं। यह पठार ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धवावा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मतलब कि गर्मियों में बहुत अधिक गर्म और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडी। यहाँ की मिट्टी जो है जो दोमट प्रकार की है, इसलिए यहाँ पे मोटे अनाज ज़्यादा उगाए जाते हैं, उनकी खेती ज़्यादा की जाती है। यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं केन, दसान, बेतवा आदि नदियाँ जो हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये था बुंदेलखंड का पठार। अब हम बात करेंगे विंध्यन कगारी प्रदेश के बारे में। इसको रीवा पन्ना के पठार के नाम से भी जाना जाता है। मालवा पठार के पूर्व में
और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में तथा बघेलखंड पठार के पश्चिम में यह पठार अवस्थित है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 10.37% भूभाग पर यह विंध्यन काकारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है। लगभग 34,548 वर्ग किलोमीटर में यह पठार है। इस पठार का निर्माण विंध्यन शैल समूह से हुआ है। यहाँ पे बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है और विंध्याचल श्रेणी का भाग जिसे हम पन्ना की श्रेणी के नाम से जानते हैं वो विंध्यन काकारी प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे खनिज के रूप में हीरा पाया जाता है और यहाँ की प्रमुख नदियाँ कैंट, टोन्स, जिसको हम तमसा भी बोलते हैं, सोन, बीहड़ आदि हैं। चचाई, बहुटी, केवटी आदि प्रमुख जलप्रपात इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो गुजरात से लेकर बिहार तक फैली हुई है, नर्मदा सोन घाटी के समानांतर। इसमें अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें हम तो सबसे पश्चिम हिस्से को बिंद, उसके बाद पूर्व की ओर चलते चले तो भांडेर, कैमूर और सबसे पूर्वी हिस्से को हरसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम सद्भावना शिखर है, जिसको गुडविल चोटी या कालूमर या कलुम्बे चोटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 772 मीटर है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा और नर्मदा नदी बेसिन की जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक मतलब कि गंगा बेसिन के जल को अलग कर देना और नर्मदा बेसिन के जल को अलग कर देना। मतलब कि जो नदियां होंगी वो या तो गंगा की तरफ जल लेके जाएंगी या नर्मदा की तरफ लेके जाएंगी। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो दोनों तरफ की नदियों को विभाजित कर देती है, नर्मदा की नदियों को अलग और गंगा बेसिन की नदियों को अलग। इस पर्वत से श्रेणी से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, केन, धसान, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, टोंस आदि नदियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी जो है वो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में विस्तृत है। यह एक भ्रंश घाटी है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैली हुई है और मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र इसको माना जाता है। 300 मीटर लगभग इसकी गहराई है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भूभाग है। मध्य प्रदेश के लगभग 26% भाग पर यह विस्तृत है, जिसको किलोमीटर में देखा जाए तो लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं और यहाँ काली मिट्टी जिसे की अधिकता पाई जाती है, जिसमें कि गहरी काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। सोन घाटी जो है वो नर्मदा सोन घाटी का पूर्वी हिस्सा है, जो कि नर्मदा घाटी से अधिक सकरा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं, मध्य भारत का पठार हमने पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में नर्मदा सोन घाटी, इनके मध्य में विस्तृत जो त्रिभुजाकार भूभाग है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के दोनों भागों के बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और बघेलखंड के पठार के बारे में। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा और नर्मदा नदी बेसिन की जल विभाजक का कार्य करती है, ऐसे ही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो नर्मदा और दक्कन के पठार के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। इस
क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में अवस्थित है और इसको सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो 11% भूभाग पर यह क्षेत्र फैला हुआ है, पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और किलोमीटर में अगर देखा जाए तो लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ के रूप में विभाजित है। इसी तरह अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो राजपीपला, महादेव और मैकल नाम से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को विभाजित किया गया है। पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत राजपीपला, जो कि गुजरात के अंतर्गत आती है, गुजरात राज्य में आती है, राजपीपला, अखरानी, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़, असीगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। पूर्वी सतपुड़ा का भाग जो है वो पश्चिमी सतपुड़ा की तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत ग्वालीगढ़, बैतूल की श्रेणियां, बैतूल का पठार, छिंदवाड़ा का पठार, महादेव की श्रेणियां, मैकल श्रेणी आदि प्रमुख क्षेत्र आते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम धूपगढ़ की चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा श्रेणी पूर्वी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में कान और पेंच घाटियां हैं, जो कि प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। सतपुड़ा की दूसरी प्रमुख चोटी मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो आती है उसका नाम अमरकंटक है। उस अमरकंटक की ऊंचाई 1127 मीटर है और यहीं से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम होता है। और ये हमने सबसे शुरू में बात की थी कि दक्कन के पठार और नर्मदा सोन घाटी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जल द्विभाजक का कार्य करती है। इसके बाद हमारा जो अंतिम हिस्सा मध्य प्रदेश का बचता है, जो बिल्कुल मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, उसको हम बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। ये सोन नदी के दक्षिण में पाया जाता है। इसका अधिकतम भाग सन 2000 के बाद, जब मध्य प्रदेश का सन 2000 में विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बने, तो इसका अधिकतम भाग छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। पर जो बचा हुआ भाग है 7% भाग, लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर, वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। बघेलखंड के पठार में विंध्यन काल और गोंडवाना काल की चट्टानें पाई जाती हैं और सिंगरौली और सुहागपुर, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, ये बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो हुआ है उसके बारे में मुख्य बातें आज हमने जानी। अगली क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।